आप भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप विभिन्न समुदाय को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा समुदाय जो सबसे ज़्यादा वोट आपको देता है जी, आप उसको अपने साथ जोड़कर चलिए, उनके साथ हक इंसाफ करिए। बिल्कुल उनके साथ में सौतेला या दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो अब चूंकि समाज में भी अवेयरनेस आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो नया ब्लड है, जो नए नौजवान हैं, वो कहते हैं भी हम वोट देते हैं, हमारी वोट देने से सरकार बनती है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर सरकार हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करती है? जी, हमारे साथ जो जस्टिस क्यों नहीं करती है? नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे मंथली शख्सियत साक्षात्कार में आज जयपुर की एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, विराजमान है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जयपुर में बहुत बड़ा नाम है और एक बिजनेसमैन हैं और साथ ही बहुत बड़े समाज सेवी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज मैं उनके यहाँ आया हुआ हूँ और आज हम उनसे चर्चा करेंगे आज के दौर के बारे में और उनसे रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे। ये एक जयपुर की ऐसी शख्सियत हैं जो समाज सेवा में पूरा अपना योगदान तन मन धन से देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका उनसे इंट्रोडक्शन करता हूं। सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। अब्दुल सलाम जौहर मेरा नाम है। जी जी। और मुझे नेशनल इंटरनेशनल के अवार्ड मिल चुके हैं। जी, अच्छा अच्छा। समाज की थोड़ी बहुत सेवा में जी दिलचस्पी रखते हैं। जी जी। अपना खुद का कारोबार कई फर्में हैं। जी, अच्छा अच्छा। और जौहर प्लाजा कल्याण जिगर से मेरा अपना खुद का कॉम्प्लेक्स है। जी, तो जो है वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा अच्छा। तो एजुकेशन में? हाँ, सब। मेरे एक बच्चे ने तो बीकॉम किया है, एक ने जो है एमबीए किया है। अच्छा। एक बेटी मेरी फैशन डिज़ाइनर है, एक ने एमए किया है। अच्छा। तो हमारे पूरे घर ख़ानदान में सभी एजुकेशन है और मज़हब के साथ दुनियावी तालीम का भी कॉम्बिनेशन। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। दीनी तालीम के साथ साथ में दुनिया तालीमी भी बहुत ज़रूरी है। तो सर, समाज सेवा के साथ साथ क्या कभी राजनीति में आने की दिलचस्पी नहीं हुई? राजनीतिक लोगों से मुलाकात तो रहा जी, आज भी है। जो ऑफिसर्स हैं जी उनसे ताल्लुकात रहे, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जजेस हैं, जी, समाज के कई लोग हैं। जी। तो ताल्लुकात तो है, लेकिन राजनीति के बारे में मैंने ज़्यादा दिलचस्पी रखी नहीं। अच्छा अच्छा। चूँकि पुश्तैनी काम था, बिजनेस कर ही रहे थे जी। तो कॉलेज के ज़माने से ताकि भी कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा हटकर हो। जी। तो पहले हम लोग के यहाँ बैंगर्स का ही काम होता था। जी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट और डेकोरेशन के आइटम जी डेवलप हुए। जी। और उसके अंदर हमने पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी शोहरत, एक मकाम हासिल किया। जी जी, माशाल्लाह। क्योंकि जो आर्टिज़न थे, जो काम करने वाले थे, जी। कारीगर, उनकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं थी। जी। तो हमारे जहन में, मेरे जहन में उस वक्त कॉलेज से भी बात रही थी कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जी और पहचान भी बने। जी। लाख इंडस्ट्रीज़ को एक नया आयाम मिले। जी। उसी के लिए फिर हमने लाख को गिफ्ट के और डेकोरेशन के आइटम में कन्वर्ट किया। अच्छा। और कॉम्बिनेशन के साथ लाख को किया, जैसे लकड़ी के ऊपर लाख का वर्क, ब्रास के ऊपर, पीतल पे, लोहे पर, मार्बल पर, हैंडमेड पेपर पर। जी जी। उस पर लाख के कॉम्बिनेशन से हमने फिर गिफ्ट के आइटम बनाए, जैसे मिरर फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम है, क्रिसमस हैंगिंग्स है, बॉल पेन है, पेन स्टैंड है, डायरीज हैं, नोटबुक हैं, तो इंसेंस बर्नर है, कैंडल स्टैंड है, लैम्प्स हैं। जी। इसी तरह से फिर हमने आइटम को डेवलप करके फिर हमने कई एक्सपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको माल भेजा, फिर नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन में गए और धीरे धीरे उसकी एक पहचान बनती गई। जी। और ये होता था कि इतने ऑर्डर रहते थे कि माल बन नहीं पाता था। अच्छा। तो नज़र यही था कि जो काम करने वाले हैं उनका उत्थान हो, जी, उनको काम ज़्यादा मिले। जी जी। तो इसी वजह से जो अवार्ड मिले, जी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट विद सोशल वर्क में मिले कि भाई आपने वो काम किया, कई चीज़ें इस तरह की डेवलप हुई जिससे इस के काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जी, उन सबको फ़ायदा हुआ। रोज़गार भी मिला, लोगों को रोज़गार मिला, स्टेट को फ़ायदा हुआ। जी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब वो प्रोडक्ट गया, जी,
तो बाहर से करेंसी भी आई जी, हमारे राजस्थान का भी नाम हुआ। हाँ, तो इसलिए वो चीज़ इस तरह से वो चीज़ बढ़ती गई जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा एक पहचान बनी जी। और बहुत अच्छा लोगों ने काम किया। और एक टाइम में तो राजस्थान के कई गाँव के अंदर हैंडीक्राफ्ट का काम होता था। जी। जयपुर में मैक्सिमम काम जो है वो हैंडीक्राफ्ट पे आ गया था। जी। तो बस इसी तरह से ये काम चलता रहा, बिजनेस भी रहा, फिर उसी में थोड़ा रहा कि भाई समाज में किस तरह से अच्छाइयाँ पैदा हो, क्या बुराइयाँ उसको कैसे दूर करें। जी। क्योंकि जो रस्म रिवाज होते हैं समाज की, जी, उसको भी कैसे दूर किया जाए। जी। जो गलत रस्में हैं, जो फिजूल खर्ची की रस्में, उसको कैसे कम किया जाए। जी। तो उसमें फिर समाज के बुज़ुर्ग के जो समाज के लोग हैं, बिरादरी के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे रब्ता कायम किया, उनके साथ मिल के बैठ के उनसे मदद ली गई। जी। मैं करीबन 10-12 साल अपनी बिरादरी का सेक्रेटरी रहा और आज मैं पूरे राजस्थान लखारा मनियार लाचुड़ी उद्योग का मैं महामंत्री भी हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसी तरह से वो चीज़ जो है चलती गई। जी। जी। काम मतलब लोग जुड़ते गए। जी। ये सिलसिला जो है चलता। तो सर, आपके समाज में ऐसी कौन सी कुरीति थी जिसके लिए आपने संघर्ष किया और उसमें आपको कामयाबी मिली, जो आपको अच्छी नहीं लगती थी? कोई कुरीति या कोई बुराई आपके समाज में ऐसी थी जिसके लिए आपने संघर्ष किया हो? देखिए, जितने भी जो समाज है जी, उसमें जो पुरानी या पारंपरिक जो व्यवस्थाएं, जो रीति रिवाज चलते आते हैं जी, चाहे वो शादी के वक्त में हो कि इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची, इतनी ज़्यादा मतलब रस्में होती हैं जो गैर ज़रूरी होती जी, हैं। जी, जी, आज भी हो रही हैं। आज भी हो रही हैं। तो उसके अंदर हमने पहल की कि भी जो रस्में हैं वो कम की जाएं, जी, शॉर्ट रूप में की जाएं, लेन देन जो है जितना कम हो सकता है उतना उसमें कम किया जाए। जी, ये उसमें बात चली। इसी तरह से भाई शादी हो या गम हो, जी, इंतकाल होने पर भी कई तरह की रस्में, गैर ज़रूरी रस्में होती थी। हाँ, चालीसमा वगैरह और ये मोहल्लों को खाना तो खिलाना उसके वगैरह। अंदर भी काफ़ी हद तक कामीर रही। अच्छा, अच्छा। इस तरह एजुकेशन का जो मामला था उसके अंदर भी लोगों से बातचीत करना, लोगों को अवेयर करना, जी, एजुकेशन के बारे में लोगों को कहना, तो उससे एक अवेयरनेस पैदा हुई समाज में। जी, बिल्कुल। उनके साथ जो जिस तरह से हम कह सकते थे, तन मन धन से जुड़कर उनके साथ काम किया। जी। और न सिर्फ हमारे समाज बल्कि दूसरे समाजों को, बच्चों को भी हमने एक टीम बनाकर काम किया। अच्छा, अच्छा। उनमें चाहे किताब हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे उनको अवेयरनेस को, चाहे एडमिशन का काम हो, काउंसलिंग का काम हो। जी। इसी तरह से वो एक्सपर्ट की सेवाएं लेते रहे। जी। और ये रहा कि भाई आप मजहबी तालीम लीजिए, मदरसे की तालीम लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको मॉडर्न आज की जो तालीम है वो भी ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तालीम का मेयार भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सरकारी कर्मचारी ऑफिसर्स हैं, जी, जी, वहाँ भी हमारे मैक्सिमम नुमाइंदे हों। हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे जाएं, जी, हर पोस्ट पे जाएं, जी, ताकि वो समाज की और राष्ट्र की भी सेवा कर पाएँ और अपने खुद का जो समाज है, समुदाय है, उसकी भी उन्नति में अपना योगदान दे सकें और उसमें विकास में भी वो भागीदार बन सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो रही सर आपकी बात और आपके समाज की बात और आपसे रिलेटेड जो बातें हुई, आपने अपने बारे में बताया। आज जो हमारे समाज में हो रहा है और जो राजनीति ये बिगाड़ पैदा कर रही है, उसके लिए हम लोगों का कर्तव्य क्या है और कैसे ये जो दूरियां बनाई जा रही हैं इसको पाटा जाए, ये जो खाई बनाई जा रही है इसको पाटा जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं समाज से भी? आप जैसे मुअज़्ज़िज़ लोग, आप जैसे जो एक अपना वर्चस्व रखते हैं समाज में भी और ज़िले में भी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत आसान है कि हम अपनी कमियों को छुपाते हुए और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दें कि साहब इस वजह से या उस वजह से या सरकार की वजह से या किसी संगठन या की वजह से ऐसा हो रहा है। जी, ठीक है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। जी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो वीकर सेक्शन है,
समाज के पिछड़े हुए तबके हैं जी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय है, उसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है जी, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपने आप में सुधार कैसा पैदा करें जी, हम अपनी जो कमी है उसको दुरुस्त उसको पहले सही कैसा करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें ये नज़र आता है कि भाई तालीम के शिक्षा के अंदर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम शिक्षा को एक अहम ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जी, बिल्कुल। और हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। दूसरे बच्चे जो कि अच्छे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी या आर्थिक परिस्थिति से नहीं पढ़ पाते हैं, हम उनको कैसे अवेयर करें, कैसे बेदार करें जी, कैसे हम उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर करके उनकी किस तरह मदद करें, जी, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो सर इसमें कहाँ पर हम पिछड़े हैं? क्या हमें अच्छे रहनुमा नहीं मिले? क्या हमें अच्छे गाइडेंस नहीं मिले? क्योंकि हम जो पिछड़े हुए हैं, जो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है? क्या हमें अच्छे रहनुमा नहीं मिले? देखिए, एक तो सबसे पहले हम खुद ही बेदार नहीं हैं। जी, हम में उसकी अहमियत को हमने समझा ही नहीं। जी, और जो हमारे रहनुमा रहे, चाहे मजहबी रहनुमा हैं या हमारे सियासी जो भी रहनुमा रहे, जी, उन लोगों ने भी सही मानों में जो उनको खिदमत अंजाम देनी चाहिए थी एक कम्युनिटी और समुदाय को उठाने के लिए, जी, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया। बल्कि हुआ ये कि सियासी लोगों ने अपनी सियासत को फ़ायदा उठाने के लिए समुदाय को वोट बैंक बनाया, उनसे अपना फ़ायदा लिया, लेकिन कौम के लिए काम नहीं किया। जी, बिल्कुल। जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मदरसों के उस्ताद हैं या आलिम लोग हैं, जी, वहाँ भी मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको काम अपने कौम में या अपनी मिल्लत में बेदारी के लिए करना चाहिए था, जी, उस तरह से काम नहीं हो पाया। और एक बहुत बड़ी तादाद हमारी जो है वो पढ़ाई से भी पीछे रह गई। जी, और ये समझ लीजिए कि जो हमारे मसलक हैं या हमारे ग्रुप हैं उसके अंदर भी बढ़ गई। अब छोटी छोटी बातें हैं कि भाई ये आपके शिया हैं, ये सुन्नी है, ये तो एक अलग बड़ा फ़र्क है। जी, जी। लेकिन अब उसके अंदर भी ये बरेलवी हैं, ये सुन्नी हैं, ये अहमदिया हैं, ये मोहम्मदिया है, ठीक है ना, ये दारुल उलूम के देवबंदी हैं। अब मस्जिदों में भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी अलग अलग ग्रुपों का निज़ाम हो गया। जी, जी, जी। वहाँ के जाने पर नमाज तक के अंदर कई बार पाबंदियाँ आ जाती हैं। जी, जी, जी। कई बार नमाजों में इंतशार हो जाता है। जी, जी। आप देखो छोटी छोटी बात है कि कई मस्जिदों में ऐसा होता है कि जब नमाज शुरू होती है, जी, अल्लाह अकबर, जी, जी, तकबीर होती है, हाँ, उस वक्त कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग, अब कई मस्जिदों में ये हो गया कि हय्या अला सलाह पर खड़े हुई है। जी। अब बताइए, ऐसा तो कोई नज़ीर है ना, ऐसा कोई कुरानी फरमान भी नहीं है। नहीं, ऐसे हमारे हुजूर ने भी हमें नहीं बताया। नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब उसके अंदर इजाद करके नई नई चीज़ें मज़हब में जोड़ दी गई जो अच्छाई के मुकाबले में बुराइयां पैदा कर रही हैं। जी। और यही हमारी कौम बट रही है। जी। देखिए, तालीम की बात मैंने की, वो अपनी जगह है। जी। वो ज़रूरी है। जी। अब हम तालीम किस तरह से दें, जी, ये भी ज़रूरी है। जी, तालीम बिल्कुल आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो हमारे माशरे की तालीम है, जी, हमारी दीनी तालीम है, हमारे मदरसों की तालीम है। अब मदरसों की तालीम में आज की ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट का रखना, उनको पढ़वाना, जी, वो भी ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। आलिम बने, हाफिज़ बने, कारी बने, मौलवी बने, ये ज़रूरी है। जी। वो हमारे आखिरत के लिए भी बिल्कुल जीने का एक तरीका सलीका है, वो ज़रूरी है, ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हम आज की दुनियावी एतबार से उस मैदान में हम मजबूती से खड़े रहें, कायम रहें और वहाँ पीछे नहीं रह जाएं। जी। इस तरह की तालीम भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ, चाहे हमारे सियासी लोग हों, जी, या हमारे रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो, जी, उनको भी इसमें बदलाव करना पड़ेगा। और ये जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को जो आपने ग्रुप में बांट दिया, जी, एरिया में बांट दिया, महलों में बांट दिया, बिरादरियों में बांट दिया, शहरों में बांट दिया, जी, ये बहुत बड़ी जो है, हमें बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी।
हम किसी पे इल्ज़ाम लगा दें बहुत आसान है। जी जी, लेकिन क्या हमें इसमें सुधार नहीं करना चाहिए? क्या हमें इत्तेहाद, आपस में यूनिटी नहीं पैदा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दुनिया की नज़र में या दूसरे हम वतन जो भाई हैं उनकी नज़र में हम मुसलमान हैं जी, हमारा मज़हब इस्लाम है। बिल्कुल बेशक। अब वो ये नहीं कहता है कि हरी पगड़ी वाले हैं, सफ़ेद हैं, या बरेलवी है, या ये देवबंदी है, ये सब अपने मफाद के लिए, ये तो हम लोगों के लोगों ने, हाँ, हमारे एतबार से ये चीज़ बनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी नज़र में तो हम मुसलमान हैं। बिल्कुल। अब वो जो भी करते हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या जो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं जी। उनकी नज़र में मुसलमान या इस्लाम के बारे में कुछ तो गलत फहमियाँ भी हैं जो हमने अपने पैदा कर रखी है। हम कोशिश नहीं करते कि वो गलत फहमियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, उसको हम दूर करें जी। हम अपने हमवतन भाइयों के साथ जुड़कर उनके साथ अच्छा अखलाक, अच्छा बर्ताव के साथ हम पेश आएँ। हम अपने बारे में बताएं, अपने मज़हब के बारे में बताएं, अपने मज़हब की अच्छाइयाँ बताएं, और जो गलत फहमियाँ हैं जी, जो सुनी सुनाई बातों पर दूसरे लोग सच मानकर उस पर अमल करते हैं जी, हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि भाई सच ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम उनको सही आईना दिखाएं, सही बात करें। बिल्कुल। हम अपने अखलाक, अपने बर्ताव, अपने व्यवहार को अच्छा करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक भी हो, और तालीम भी ज़रूरी है। तभी हम अपनी कौम को इंसाफ दिला पाएंगे और कुछ कर पाएंगे जी। अच्छा असलम भाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जैसे लोगों ने बहुत कोशिश की, और ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि हमारे अंदर जो है ख़ुद भी बेदारी नहीं है, लेकिन जो लोग कामयाब हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल एक स्थान पर बैठा लिया, उन लोगों ने समाज के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों कोई ऐसा इदारा, क्यों कोई ऐसी कंपनी, क्यों कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया? जबकि वो तो एक समुंदर थे कि अगर लोटा दो लोटा निकाल लेते उसमें में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने समाज के मामले में और या अपने इस्लाम के, दीनी इस्लाम के हिसाब से ऐसा क्यों नहीं सोचा कि लोगों के लिए एक चीज़ या रोज़गार कोई ऐसा मुहैया कराया जाए, जबकि दूसरे लोगों में ये चीज़ मुझे देखने को मिली? तो इसमें कहाँ तक कमी रही, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हकीकत में यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के जो ज़िम्मेदार या असरदार या मजबूत बिजनेसमैन रहे हैं या आलिम रहे हैं या स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया जी। काम किया जी, काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है जी उसके हिसाब से नहीं किया जी जी जी। ज़रूरत जो है वो समुद्र की, और आप बूंद की तरह काम कर रहे हैं जी 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 जी। तो ये कमी रही। दूसरी बात ये कि काफ़ी लोगों ने अपने आप को तरक्की जी जी और तरक्की के पायदान पे पहुंचने की ज़्यादा जद्दोजहद की, ज़्यादा मेहनत की जी, और उस तरक्की के बुलंदियों छूने के लिए अपनी कौम का जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया जी। अगर उनका नज़र ये आता है कि भाई अल्लाह ने हमें एक मुकाम पे पहुंचाया है जी, अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है अखलाकी, मजहबी एतबार से भी, सोसाइटी, सामाजिक एतबार से भी, कि हम जो वीकर सेक्शन है, हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं, अपने दीनी भाई हैं, हम उनके लिए भी कुछ करें जी, उनकी तरक्की के लिए भी कुछ करें जी। क्योंकि जब समाज में ज़्यादातर खुशहाली होगी, ज़्यादातर तरक्की होगी, ज़्यादा तालीम होगा, तो वो पूरा ही समाज को फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते कि साहब अगर 19-20 हालात होते हैं या माहौल बिगड़ता है तो आप ये मानकर चलिए कि सभी उससे अफेक्टेड होते हैं जी जी। बिल्कुल। गरीब होगा, मजदूर बेसहारा लाचार होगा, वो हो गई, लेकिन जो असरदार हैं, जो कारोबारी निज़ाम से मजबूत है, नुकसान उनको भी होगा, कारोबार का नुकसान उनको भी होगा जी, मान सम्मान का, कई बार तो प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जिस तरह से हम लोगों ने अब तक
देखा है कि जो हमारे पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। बिल्कुल। हमारे जो मजहबी रहनुमा है, मैं बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि मजहबी रहनुमाओं ने, जहाँ तक मेरी समझ है कि अच्छे काम भी हुए, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जिसकी वजह से हम पीछे हो गए और बहुत पीछे हो गए। और एक बहुत बड़ी तादाद हमारे बच्चों की, वो ये समझ लीजिए कि मतलब उनका मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया, हमने डार्क कर दिया। बिल्कुल सही बात। हमने प्रॉपर उनके लिए इंतज़ाम नहीं किया, हमने उनके लिए सोचा नहीं। जी। लेकिन अब सवाल ये है कि आज हमें आना चाहिए, आज हमें करना चाहिए। हम आज भी नहीं सोच रहे हैं, आज भी नहीं, क्योंकि बहुत आसान है कि हम मशवरा दे दें या कमियाँ निकाल दें जी। लेकिन अब बात सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है जी। आज जो हिंदुस्तान के जो माहौल बदल गया है और जो हालात है जी, उस पर कौम के हर जिम्मेदार, हर शऊर और पढ़ा लिखा जी या पैसे वाला या आलिम या सामाजिक संगठन जी या जितने इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं जी, उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, निभानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये किसी एक आदमी का, किसी एक संगठन का या 10 संगठन का या 50 आदमियों का मामला अब नहीं है। बिल्कुल 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 सही। अब जब ये समझ लीजिए पूरी ही कम्युनिटी के सामने जी एक अलग अलग तरह के संकट हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं जी, अलग अलग तरह के हालात हैं जी। कुछ हालत के हिसाब से या सियासी मफाद के लिए भी वो चीज़ें पैदा की जा रही हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो अब हमें यूनिटी और मुनज़्ज़म तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो अब ये टारगेट करना होगा कि हम सबसे ज़्यादा फोकस तालीम पे करें जी, और हम अपने कारोबार में जी, कारोबार हम चाहे छोटा ही करें बिल्कुल, लेकिन कारोबार करें बिल्कुल बिल्कुल, और सिस्टम से करें, सिस्टम से करें। आज जो हम ये देख रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो फ्री घूम रही है जी, अपने टाइम ज़ाया कर रही है जी, चाहे वो रात को जगने में हो या चाय की होटलों में या महलों में बैठने से अपने जो टाइम गुजार रहे हैं जी, या मोबाइल में टाइम गुजार रहे हैं जी। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर बताइए हम किसको कसूरवार ठहराएं? सबसे बड़े कसूरवार, सबसे बड़े ज़्यादती अपने आप पे, या सही मैं तो ये कहूँगा कि हम सबसे बड़े दुश्मन अपने खुद ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बीजेपी के नेता ने एक ऑडियो भेजी थी, जिसमें उसने मुस्लिमों पे कटाक्ष किया था कि 1947 से लेकर के आज तक मुसलमानों ने क्या किया। आज तक अपना एक अखबार नेशनल लेवल का नहीं खड़ा कर पाए, आज तक एक चैनल अपना खुद का नेशनल लेवल तक का नहीं खड़ा कर पाए। तो मैंने उस पर कमेंट्स लिखा भी था, और जहाँ तक उसकी बात ये सही थी कि आज तक हमारे मुसलमानों ने शिक्षा पर तो खैर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम कोई ऐसा एक ज़रिया बनाएं ताकि हमारी आवाज़ को भी सुना जाए। आज हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उसका मेन तो यही कारण है कि हमारे लोगों ने अभी तक कोई ऐसा एक ज़रिया नहीं बना पाया सूचना के माध्यम से कि हमारी आवाज़ भी वहाँ तक जाए। तो मैं उसी पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे जो बड़े लोग थे, जो खारुखा थे मुस्लिमों के, और जो रहनुमा थे, उन लोगों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? बहुत बड़ी कमी है जी। और देखिए, जो गरीब हैं, लाचार बेबस हैं, या कम पढ़े लिखे हैं जी, या जिनके पास असासा या कारोबारी निज़ाम कमज़ोर है जी, उनको तो हम क्या कसूरवार ठहराएंगे जी। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड रहे जी, स्कॉलर रहे जी, बुद्धिजीवी रहे जी, कारोबारी लिहाज से भी बहुत बड़ा बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा एम्पायर, बिल्कुल बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो चला रहे हैं जी, और जो चलाते आ रहे हैं जी। अब मैं तो ये कहूँगा कि उनकी सोच या हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया
जी। जबकि आज या आज से पहले भी जी। ये मीडिया एक ऐसी ताकत है जी, बावजूद कमियों के, बिल्कुल बिल्कुल, बावजूद खराबियों के, बिल्कुल बिल्कुल, बावजूद पक्षपात के, बिल्कुल, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी हर आवाज़, आपकी हर तकलीफ को पूरी दुनिया के सामने लेकर आती। बिल्कुल वो बिल्कुल, चाहे सरकारें हो, चाहे आपका अपना समाज हो, या विभिन्न संगठन हो, बिल्कुल बिल्कुल, या सरकारी योजनाएं हैं। अब ये मसला आज का नहीं है, मैं तो ये बात बचपन में सुनता हुआ आ रहा हूँ। जी जी जी, आज करीबन 57-58 साल की मेरी उम्र हो गई जी, ये मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ जी। लेकिन मतलब अफसोस दर अफसोस के हमारे जो भी इस लायक रहे आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी हैं, कि कोई एक एक आदमी के चैनल चला सकता है, बना सकता है, सही बना सकता है जी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत अखबार चलाना चाहते हैं जी, उनको या सपोर्ट आगे नहीं आना किया, चाहते हैं, उनको ईमानदारी से सपोर्ट नहीं किया, सही बात है ठीक है, उनमें भी कमियां हैं जी। लेकिन हम ये देखेंगे कमियां तलाश करते रहेंगे या हम खुद भी कुछ करेंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत आज भी ज़रूरत है कि हमारा मीडिया होना चाहिए जी, और इंग्लिश मीडिया भी हो जी, हिंदी मीडिया भी हो, जी, उर्दू मीडिया भी हो, बिल्कुल, चैनल हमारा होना चाहिए, बिल्कुल, अखबार हमें होना चाहिए, बिल्कुल, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक बात और भी है जी, जो आवाम के लिए ज़रूरी है, आवाम के बच्चों के लिए ज़रूरी है जी, कि हम अपने घरों के अंदर अखबार को आए इसका पूरा इंतज़ाम हम करें। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे घरों के अंदर अखबार जुड़े, जी, अखबार हिंदी का भी जुड़े, इंग्लिश का भी जुड़े, हाँ, और उर्दू का भी जुड़े। क्योंकि जब तक आपके पास अखबार नहीं आएंगे तो समाज में क्या हो रहा है जी, हमें कैसे कर पता रहा है जी, हमें कैसे पता होगा, हमारे बच्चों को कैसे पता होगा। सही बात, हम डार्क में रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सही बात है, हमारे लिए क्या हो रहा है और हमारे लिए क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं और हमारे लिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो ये मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर में अखबार को लाजिम तौर पे जी जोड़ें। जी, मैगज़ीन आती है उनको हम जोड़ें जी, ताकि उससे भी एक अवेयरनेस कौम में पैदा होगी, कौम में पैदा हो, और जो लोग भी इस तरह की सलाहियत रखते हैं जी, पैसे एतबार से, माली एतबार से, ताकत और पहचान के एतबार से, जी, उनको ज़रूर जो है एक अपना चैनल होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, और उससे होने से हम राष्ट्र की मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे, बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी भी जुड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपनी बात को तरीके से एक प्लेटफॉर्म से कह भी पाएंगे। जी, क्योंकि आज होता ये है कि हमारे फ़ायदे की चीज़ें जी, सरकार द्वारा जो कमोबेश हमारे लिए स्कीमें बनाती है, हमारे लिए योजनाएं बनाती है, जी, हमारे लोगों को उसका भी पता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, उसको लेने का तरीका और सलीका हम में नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब उसके लिए भी बेदारी नहीं है, उसके लिए भी हम लेना नहीं जानते हैं, सही बात है, और वो बजट लैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत ये है कि बजट काफ़ी लैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बजट में सरकार चाहे वो वोट बैंक के एतबार से या किसी भी एतबार से, वो एक तो वैसे ही बहुत नाम मात्र नॉमिनल बजट डिक्लेयर करती हैं, लेकिन हम उन स्कीमों का, उन बजट का भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है जी, बेदारी अवेयरनेस की कमी है जी, और हमारे जो लोग समझदार हैं, सोशल वर्क करने वाले हैं, तंजीमें हैं जी, वो भी अपना काम जिस ईमानदारी से और जिस एकजुटता से जी, करना चाहिए, वहाँ करीब करीब हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। बहुत। सलाम साहब, अभी हम तमाम मुद्दों पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब मेरे जहन में एक मुद्दा आ रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो छात्रावास के लिए ज़मीन अलाट की गई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हुआ उसका? कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, ऐसा है कि जगतपुरा नीले कुंज में जी करीबन 4200 वर्ग गज ज़मीन जो है अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए सरकार ने, JDA ने अलॉट की थी। अच्छा। उसका पट्टा जारी हो गया था जी, अल्पसंख्यक मंत्रालय के नाम। जी, अल्पसंख्यक विभाग ने अपने नाम उसकी रजिस्ट्री करा ली थी। जी, करीबन 8 करोड़ का बजट भी टेंडर हो गया था। अच्छा, और काम की शुरुआत भी हो गई थी। अच्छा, बाद में किन्हीं कारणों से
ये बताया गया कुछ विरोध था या और कोई बात थी या कॉर्नर का प्लॉट था जी। उस एतबार से फिर वो जयपुर विकास प्राधिकरण के जो मंत्री हैं शांति धारीवाल जी जी, उनके लेवल पे वो चीज़ जो ज़मीन थी जी, भूमि थी वो निरस्त कर दी गई। अच्छा। ऐसा जानकारी में आया। अच्छा। जानकारी में आने के बाद में फिर हमने जो है अपने सरकारी लेवल पे इसमें CMR में भी गए, CMO भी गए, उनके अधिकारियों से मुलाकात हुई जी। इस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय में गए, उनके मंत्री सालेम मजीद से मुलाकात हुई, उनके जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई। जयपुर के जो MLA हैं आपके रफ़ीक खान साहब, अमीन अल्पसंख्यक मामलात के वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन आपके अल्पसंख्यक आयोग के हाँ, आपके अमीन कागजी साहब जो स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, महेश जोशी जी, इन लोगों से हमारी डिटेल से इस मामले में बात हुई जी। और हमने कहा साहब ये जो निरस्त किया गया है वो गलत किया गया है और इससे मुस्लिम समुदाय में और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय में विशेषकर मुस्लिम समुदाय में इसकी बहुत नाराज़गी है जी कि भाई अलॉट करने के बाद में कैंसिल क्यों किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें हमने जयपुर के जो विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन हैं जी, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एक मीटिंग भी हमने पिछले कुछ दिनों पहले बुलाई थी। अच्छा। और वहाँ बुलाने के बाद में हम कंसेंसस हमने सबने मिलकर एक 13 आदमी की कमेटी बनाई जी। और एक यूनानी मसले सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि ये जो इन्होंने सरकार ने भूमि निरस्त की है उसकी हम निंदा करते हैं जी। और ये मांग करते हैं कि वापस उसी जगह का पुनर्आवंटन रेस्टोर उसी ज़मीन को किया जाए जी। उसके सिलसिले से हमने आपको बताया कि सालेम मजीद से बात हुई, उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिखा है CMO को भी और सेक्रेटरी वगैरह ने भी उन्होंने लेटर लिखा है। अच्छा। शांति धारीवाल जी तक भी बात पहुंची है, उनसे बात भी हुई। आपके अमीन कागजी रफ़ीक खान साहब से भी इनसे बात हुई, उनसे हमने कहा भी कि आप इस मामले में आइए क्योंकि ये पूरे समुदाय का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है जी। और ये अगर नहीं हो पाता है तो इससे सरकार को और पार्टी को सियासी नुकसान भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा कि हम बात कर रहे हैं और शांति धारीवाल जी से बात हुई, चूँकि पिछले दिनों ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल जी की, इसमें बिजी रहे जी। लेकिन अफसोस की बात ये कि अभी तक भी तस्वीर साफ नहीं हुई जी। उनका कहना ये कि भाई फाइल जो है वो शांति धारीवाल जी के पास JDC से चली गई है जी। वहाँ क्या हुआ है जी ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा। हमने जो आपके MLA हैं जी रफ़ीक खान साहब, क्योंकि शांति धारीवाल जी ने कहा था भी रफ़ीक खान साहब से भी बात हो रही है और वो JDC से मिलकर आप लोगों के साथ मिलकर इस मामले को कर लें। अच्छा। तो अब उसमें ये है कि हमने रफ़ीक खान और अमीन भाई से भी बात की है कि भाई आप उनसे बात करके और हमारे मीटिंग का प्रोग्राम भी करिए और इस ज़मीन को रेस्टोर करिए, लेकिन अभी तक जो है वो काम हुआ है या नहीं हुआ ये भी कंफर्म नहीं। अच्छा। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही पूरे अल्पसंख्यक समुदाय की और विशेषकर मुस्लिम समुदाय की ये मांग है कि उसको बहुत जल्दी जी रेस्टोर किया जाए। उसी जगतपुरा की जो ज़मीन जिसको उन्होंने निरस्त कर दी गई है उसी को रेस्टोर करें। अच्छा। कारण नहीं पता लगा है कि क्यों निरस्त की गई? कारण के बारे में ये बात है कि साहब कुछ लोगों ने एतराज़ किया या कभी बात है कि सब कॉर्नर का प्लॉट था, तो ये कोई आर्गूमेंट नहीं होता है। ये तो आर्गूमेंट। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी विभाग जयपुर विकास प्राधिकरण जी दूसरे सरकारी विभाग अल्पसंख्यक मंत्रालय को ज़मीन दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है जी। जो वो प्रॉपर्टी बनेगी वो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय की बनेगी, जिसमें आपके जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं जी। सारी कम्युनिटी का बनेगा। और वो जो प्रॉपर्टी बनेगी, जो छात्रावास बनेगी, वो छात्रावास भी सरकार की प्रॉपर्टी रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी। अब ये तो सरकार जाने की उनकी क्या मंशा थी जी, या शांति धारीवाल जी जाने की उनकी मंशा क्या थी जी, लेकिन जो बात सामने आई वो बेबुनियाद है जी जी। एक कॉर्नर का प्लॉट था वो हमें नहीं करना था, ये कौन सा क्राइटेरिया है? आपने कई विभागों को कॉर्नर के प्लॉट दिए हैं, सरकार ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये निर्वाचन आयोग जो है उनको आपने कॉर्नर का प्लॉट दिया, ये तो कोई बात नहीं है जी। और हल्का फुल्का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं हो सकता है, तो सरकार किस लिए है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं तो विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है? विरोध उसका कर कौन रहा है? अगर किसी ने कुछ किया भी हो, नाम मात्र का भी कुछ हो, तो ये सरकार बता रही है कि उसका विरोध हो रहा है या ये सब सुनने में है। सरकार तो अपने तरफ से कोई क्लियर नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना बात ये जी। तो अब सरकार को चाहिए कि ये इन चीज़ों में
इतना दम नहीं है। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और मेरी सरकार से यही अपील है कि इस मामले को वो हल्के में ना ले, इस काम को वो बहुत जल्दी उसी ज़मीन को रेस्टोर करें और उसमें छात्रावास जो उसका निर्माण शुरू करवाएं। अगर इसके अंदर डिले होता है तो और ख़राबियां पैदा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम अगर नहीं हो पाता है तो इसका सियासी बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ अब जो आने वाला बजट है सरकार को उस पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक जो आप भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप विभिन्न समुदाय को जोड़ने की बात कर रहे हैं जी, ठीक है, आपका सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन चूंकि सियासी पार्टी तो सियासी एजेंडा अपने आप बन जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हमारा उनसे कहना ये कि जो समुदाय, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको अपना मैक्सिमम वोट देते हैं जी, आप उनको संभाल कर चलिए। बिल्कुल। आप उनकी भी फिक्र करिए जी। बिल्कुल सही बात है। आप सभी समुदाय का आप काम कर रहे हैं जी, तो जो सबसे बड़ा समुदाय जो सबसे ज़्यादा वोट आपको देता है जी, आप उसको अपने साथ जोड़कर चलिए, उनके साथ हक इंसाफ करिए। बिल्कुल। उनके साथ में सोतेला या दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो अब चूंकि समाज में भी अवेयरनेस आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। जो नया ब्लड है, जो नए नौजवान हैं, वो कहते हैं भी हम वोट देते हैं, हमारी वोट देने से सरकार बनती है जी। बिल्कुल। लेकिन फिर सरकार हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करती है जी, हमारे साथ जो जस्टिस क्यों नहीं करती है जी, हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सरकार से भी निवेदन है कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो अल्पसंख्यक जो कोष था जी, उसको भी बढ़ाया जाए जी। पहले 100 करोड़ रखा था, कम से कम 300-400 करोड़ उसको करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस तरह स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, उसके अंदर वो उसको चालू करें जी। जो नहीं दी गई उसको दें। पैरा टीचर है उसको नियमितीकरण करें। संविदा कर्मी के मामले में जो बात सामने आ रही है जी, जो नए रूल के तहत कि अब आगे आने वाले टाइम में उनका जो एक्सपीरियंस वो गिना जाएगा जी जी। पिछले अगर वो 8-10 साल से काम कर तो नहीं, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। उर्दू के सिलसिले से, उर्दू की किताबों के सिलसिले से, उर्दू के टीचर्स के सिलसिले से, उर्दू पढ़ाने के सिलसिले से जी, हर जगह सरकार की निष्क्रियता नजर आ रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की तरफ से जो काम होना चाहिए और जिस जिम्मेदारी से सरकार को काम कराना भी चाहिए जी, वहाँ पर जो है वो ऐसा लग रहा है कि कमी है। और ये कमी को आने वाले बजट में सिर्फ बजट घोषणा ही ना करें। मैं घोषणा वाले इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी घोषणाएं सीएम साहब की ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, सिर्फ वो कागजों में ही रही। चाहे उर्दू की किताबों के सिलसिले से, या पैरा टीचर के मामले में हो, या छात्रवृत्ति के मामले में हो जी, या उर्दू टीचर प्रोफेसर के मामले में हो जी। तो जब आपकी पिछली घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है जी, तो सीएम साहब से सरकार से ये गुजारिश है कि अब जो घोषणा करें वो घोषणा ना हो, उसका इम्प्लीमेंट हो। हाँ, और जो अब तक जो घोषणाएं की गई है, बजट घोषणाएं जो की गई, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल 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 सही बात है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं फिर कहूंगा बिल्कुल कि अब समाज में जागृति पैदा हो गई है। बिल्कुल अगर वो आपको साथ दे रहा है जी, आपकी सरकार बनाने में अपना योगदान दे रहा है, तो आपकी उसकी जायज मांगों को, उसकी ज़रूरतों को, बिल्कुल उसके सामाजिक, उसके शैक्षणिक और उसके आर्थिक जी मामलात को देखना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए एक अच्छा बजट ना सिर्फ घोषणा करें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करें जी। बिल्कुल, उसको अमल में भी लाएं, घोषणाओं को अमल में भी लाएं। घोषणा करने से ही थोड़ी कुछ होता है, वरना फिर सबको नुकसान। बिल्कुल 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 सही बात। आप समुदाय के लिए कुछ ना करें बिल्कुल, और उम्मीद ये करें कि वो हमें वोट देता रहे, तो वो भी देने को तैयार है, लेकिन आप उसके लिए भी तो करिए। बिल्कुल सही बात, वरना नुकसान के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सलाम साहब थे। आज हमारे साक्षात्कार में हमने इनसे वार्तालाप करी। बातें तो मुझे बहुत कुछ करनी थी, अभी तो हमारे समाज की उन कुरीतियों के बारे में मुझे इनसे बातें करनी थी। समाज हमारा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी थी। बहुत से ऐसे मेरे जज्बात हैं जो मुझे आपसे शेयर करने थे, या मुस्लिम भाइयों से जो धनाढ्य लोग हैं उनसे, लेकिन वक्त हो चला है, हम यहीं पर विराम करते हैं। आपका सलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। नमस्कार।